हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर प्रतीक क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका मैराथन क्लास चल रहा था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छूट चुके थे जो आज आपके सामने पुनः आने वाले हैं। तो जीएस के ऐसे प्रश्न आज आपके सामने आने वाले हैं जो बार बार विविध जो है आपके एग्जामों में वही क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो पहली बात तो ये कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। दूसरी बात, इनसे रिलेटेड जो और बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी कराया जाएगा। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है, कहा गया वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? फटाफट आप इसका आंसर देंगे। कहा गया है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके पास आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन और सर विलियम मुइर और मदन मोहन मालवीय। इनमें से कौन ऐसा था जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बिल्कुल फटाफट बताओ। तो देखो यहां पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, टाइम को ना नष्ट करते हुए फटाफट बात करते हैं। तो यहां पर देखो 23, बिल्कुल बिल्कुल आपके सारे प्रश्नों का आंसर यहीं पर मिल जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान दो, क्या कहा गया है? 23 सितंबर। क्या है भैया? सबसे पहले इसके बारे में डिटेल जान लो। 23 सितंबर 1887 ईस्वी में। कब भैया? 1887 ईस्वी है। इस 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, ध्यान देना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की क्या की गई? विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या है? पूछ लिया जाता है कि किसके, कहा जाता है किसके सुझाव पर ऐसा किया गया? यह कहा जाता है किसके प्रेरणा पर? तो ध्यान देंगे अल्फ्रेड लॉयर। किसके? अल्फ्रेड लॉयर। अल्फ्रेड लॉयर की प्रेरणा पर ध्यान देना। अल्फ्रेड लॉयर की प्रेरणा पर। किस पर? अल्फ्रेड लॉयर की प्रेरणा पर और सर विलियम मुइर द्वारा। किसके द्वारा भैया? सर विलियम, ध्यान देंगे सर विलियम मेयर कहा जाता है या मुइर कहा जाता है, दोनों सही है। कहीं कहीं पर मेयर लिखा जाता है, तो इससे आप संतुष्ट रहिएगा, कोई समस्या नहीं है। क्या हो जाएगा? सर विलियम मेयर द्वारा। किसकी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रेरणा पर? अल्फ्रेड लॉयर की प्रेरणा पर। और कब? 23 सितंबर 1887 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, आप लोग देख रहे होंगे यहां पर एक और कौन है? मदन मोहन मालवीय। कौन है भैया? मदन मोहन मालवीय। तो जरा बताओ, जो मदन मोहन मालवीय हैं इन्होंने किस विद्यालय की स्थापना की थी? मदन मोहन मालवीय ने किस विद्यालय की स्थापना की थी? जरा फटाफट बताएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं जो मदन मोहन मालवीय हैं किसके स्थापना किया था इन्होंने किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय। किसका? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने क्या किया था? स्थापना। विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? यह भी जान लो। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। ध्यान देंगे, कब किया गया था? 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो भारत सरकार द्वारा इन्हें 2014 में, जानते हैं किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा 2014 में इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। जबकि आपको पता है कि 2014 में किसके द्वारा? 2014 में भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित। क्लियर रहेगा यहां तक? ठीक है, तो सम्मानित किया गया था। आपको पता है जो भारत रत्न है, भारत रत्न सर आपको पता है कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। क्लियर है? हाँ, जो भारत रत्न होता है ये क्या होता है?
कुछ को जीर्णोपरांत यानी जीवित रहते हैं तो मिल जाता है, और कुछ को मरणोपरांत मिलता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या मिल सकता है? मरणोपरांत, अर्थात मरने के बाद भी आपके अच्छे कार्यों को देखते हुए मिल सकता है, और जीवित अवस्था में भी मिल सकता है। इससे आप बिल्कुल घबराइएगा मत कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो भी पा सकता है। तो अगर वो वर्क बढ़िया किया है सामाजिक क्षेत्र में तो उसे क्या किया जाता है? दिया जाता है। उसके जो समकक्ष रहते हैं यानी उसके घर के कोई रहते हैं उनको दे दिया जाता है। अगला बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप सभी को पता है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। क्या रहे हैं? ये भारत के प्रथम, ध्यान देंगे, भारत के प्रथम क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। और आपको पता है इन्हीं के जयंती पर 5 सितंबर को, कब? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है इस आपके पूरे डाटा के साथ। तो बिल्कुल जो लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं सर विलियम मेयर, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका अगला प्रश्न आपके सामने रहा। कहा गया पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? फटाफट बताएंगे। इसमें कौन सा आपका आंसर आ जाएगा? जल्दी जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा आंसर होने वाला है आपका। चलो भैया फटाफट बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो कहा गया है पहली महिला मुख्यमंत्री ही पूछ ले या आपको डेट दे दिया जाए, वर्ष दे दिया जाए कि 1973, अगर आपको दिया जाए 1973 तो आप सभी लोग जानते हैं अक्टूबर 1973 से मार्च 1967 तक, कहां तक? हाँ 73 नहीं 63 है, सॉरी भैया, क्या है? 1963 है। तो ध्यान देना भारत की पहली, किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी कहां की थी? उत्तर प्रदेश की थी, जिनका क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। इस बात को ध्यान देना है जो सुचेता कृपलानी है ये क्या है? भारतीय राज्य की और उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। इनका जो कार्यकाल था क्या था? 1963 से 1967 तक। कब से? 1963 से 1967 तक था। तो ये बात आप सभी को एकदम से याद रख लेना है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। अच्छा आपसे अब अगर आपको यहां पर देख लो उत्तर प्रदेश का पूछा गया है, किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आपको यहां से अब क्या ध्यान देना है? उत्तर प्रदेश के बारे में और अधिक जानकारी भी लेनी है। क्लियर है? बिल्कुल। तो अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी तो आप क्या बताएंगे? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन थी? बीएन जानकी रामचंद्रन। कौन थी? आप सभी लोग ध्यान देंगे कौन थी? आप सभी लोग जान लो बीएन जानकी, बीएन जानकी रामचंद्रन। कौन है? बीएन जानकी रामचंद्रन है जो तमिलनाडु राज्य की क्या है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। इस बात को भी आपको याद रखना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जो ज्यादा दिन तक नहीं थी, केवल 23 दिन तक ही इनका क्या था? 23 दिन तक ही ये पद पर रही। कितने दिन तक? 23 दिन। इनका बस केवल 23 दिन तक ही कार्यकाल रहा। कितने दिन तक? 23 दिन तक इन्होंने क्या किया था? कार्यभार संभाला था। तो ये बात आपको ध्यान देना है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में इस वक्त कौन कार्यरत है? जल्दी से बताओ, ये बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। तो आप सभी लोग जानते हैं जो पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री है वो कौन है? ममता दीदी। कौन है भैया? ममता बनर्जी। कौन है?
ममता बनर्जी हैं। तो ध्यान देना, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहां की? पश्चिम बंगाल की कौन है? ममता बनर्जी हैं, जो अभी भी क्या है? वर्तमान में भी है। ध्यान देना इस बात को, वर्तमान में भी क्या है? कार्यरत हैं। वर्तमान में भी क्या है भैया? कार्यरत हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ममता बनर्जी जो है वर्तमान में कार्यरत है, जिसके लिए पूरा बीजेपी कुनबा लगा हुआ था हराने के लिए, लेकिन ये पुनः इस राज्य में आ गई। तो इस बात को ध्यान देना है। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो वर्तमान में भी है। आप बताओ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? क्लियर है? चलो ध्यान दो। तो देखो आगे आपका प्रश्न भी आ गया है उत्तर प्रदेश वाला, इसलिए मैं इसको यहां पर नहीं बताता हूं। बस यहां पर आपको इतना ही याद रखना है कि सुचेता कृपलानी कब ये उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और भारतीय राज्य में भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, जो मैंने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आपके सामने उपस्थित भी आ गया है, वह क्वेश्चन आ भी गया है। तो आप फटाफट इसके बारे में बताएंगे कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? जल्दी से बताएंगे, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? जल्दी जल्दी से बताएंगे। चलो बिल्कुल फटाफट बताएंगे भैया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो उत्तर प्रदेश में 2017 में, आप सभी को पता है मार्च में, कब? मार्च 2017 में। आप सभी लोग जानते हैं कब? मार्च 2017 में। तो कभी कभी समय भी देख लो क्या होता है। 19 मार्च 2017 को इन्होंने क्या लिया था? आप सभी को पता है आदित्यनाथ योगी जी क्या बने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और यह भी पूछ लिया जाता है, अब ध्यान दो, इनका दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया है। दूसरा रिकॉर्ड क्या आ गया है? दूसरा रिकॉर्ड यह हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस बार लगातार दूसरी बार आ चुके हैं। किस बार? आपको पता है इस बार वो लगातार दूसरी बार चुनकर आ चुके हैं। तो उस वक्त जब ये आए थे, ध्यान देना, 2017 में कौन से थे? 32वें मुख्यमंत्री के रूप में थे। किस रूप में? 32वें मुख्यमंत्री के रूप में थे। तो आपको पता है इस बार इनकी दूसरी पारी चल रही है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है कि 2022 में पुनः चुनाव हुआ और 22 में ये पुनः चुनकर आए हैं। तो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जो एक लगातार, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 बार लगातार चुनकर आया। तो ये बात ध्यान देना है। तो योगी आदित्यनाथ, ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि इनका रियल नेम क्या है। योगी आदित्यनाथ का रियल नेम बता दो। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका क्या नाम है? इनका रियल नाम है अजय सिंह बिष्ट। रियल नेम क्या है भैया? इनका वास्तविक नाम पूछा गया था। इनका क्या है? वास्तविक नाम। तो इनका वास्तविक नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट है। क्या है भैया? ये आपके एग्जाम में सीधा आया हुआ है, ध्यान देना। क्या है? अजय सिंह बिष्ट। क्या हो जाएगा भैया? अजय सिंह बिष्ट हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आपको यहां पर देख रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत है। गोविंद बल्लभ पंत जो है आप सभी को पता है ये उत्तर प्रदेश राज्य के, इस बात को ध्यान से समझना, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। यह भी ध्यान देना है। क्या है? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तर प्रदेश के क्या है? प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। क्लियर है? कब बने थे? आप सभी लोग जानते हैं 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत बने। इस बात को आपको नोट करना है। दूसरी बात आप यहां देखो, अखिलेश यादव को देख रहे हैं। अखिलेश यादव कौन से मुख्यमंत्री के रूप में आए थे? 31वें मुख्यमंत्री। कौन से? 31वें मुख्यमंत्री के रूप में आए थे मुख्यमंत्री।
इनका कार्यकाल कब से रहा आपको पता है, 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक, ये बात ध्यान देना है। इनके नाम ऐसा मुख्यमंत्री पद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम आयु में क्या संभाला, मुख्यमंत्री का पद भी संभाला, तो यह भी याद रखना है। दूसरी बात आपको यह भी याद रखना है, मायावती, बहन कुमारी मायावती, इनको भी ध्यान देना है। ये 4 बार ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं जो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनने का इन्हें अभी भी ये गौरव प्राप्त है। ये लगातार नहीं, लेकिन ये 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और दूसरी बात इनकी ये खासियत है कि ये प्रथम महिला, प्रथम ध्यान देना, प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री हैं, प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्या है, प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कहां की, आप सभी को ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश की क्या है, प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है, मायावती जी हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी को एक साथ नोट करना है, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान देना है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, उन सभी का एकदम से क्लियर है। तो अभी भी, पहले भी था 17 में ये थे, उसके बाद 2022 में पुनः चुनकर आए हैं। क्लियर है, तो दोबारा भी यही मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में भी हैं, इसको आप लोग भूलिएगा मत। चलो आगे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ये खतरनाक बात है, आप लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे कि इसका राज्य पक्षी क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, जरा बताएंगे भैया। बिल्कुल, चलो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है क्या है, आप सभी को पता है, सारस। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, आप जानते हैं, सारस। आप बताओ उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या बताएंगे, राज्य पशु और राज्य पुष्प। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु ये आया हुआ है, ध्यान देना, एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, फटाफट बताएंगे। और राजकीय पशु फटाफट बताएंगे। चलो, ये नहीं तो आप पेड़ बता दो, ज्यादा महत्वपूर्ण है पेड़, राजकीय पेड़। और राजकीय भाषा क्या है, राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की। इतनी सारी चीजें अगर आप बता देंगे तो आपके एग्जाम में समझ लो सारा चीज आता रहेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जो राज्य पुष्प है क्या कहते हैं, एग्जाम में आया था, आप सभी को रटाया होगा, क्या है, प्लास है। राजकीय पुष्प क्या है, प्लास है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चलो बताओ राज्य की राजकीय भाषा, तो देखो प्रथम भाषा, एक होता है प्रथम भाषा, एक होता है द्वितीय भाषा। क्लियर है, तो जो प्रथम भाषा है वो क्या है, हिंदी है। क्या है, आप सभी को पता है, प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा क्या है, उर्दू है। द्वितीय भाषा क्या है, उर्दू है। तो जो लोग हिंदी और उर्दू आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। अगला, राज्य पेड़ आप जानते हैं, राजकीय पेड़ क्या होता है, तो अशोक का पेड़। कौन सा पेड़, अशोक का पेड़। अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम, तो आप जानते हैं उसका भी ये उर्दू पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है भारत का जो दूसरा राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, उर्दू ही है। ये कई बार आया हुआ है, तो इस बात को ध्यान देना। ये उत्तर प्रदेश का भी दूसरा भाषा उर्दू है और भारत का राष्ट्रीय भाषा भी है उर्दू। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। जो लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं सारस, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्या यहां तक आप सभी को सारी बात समझ में आई। चलो आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा प्रश्न है। आगे है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को
किस नाम से जाना जाता था, ये आप बताएंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, जल्दी से बताएंगे इसमें क्या आंसर होगा। बिल्कुल फटाफट बताएंगे इसमें क्या आंसर होगा। बिल्कुल, तो आप सभी लोग देखो, ये जो 1937 से 1950 है, इस वक्त आप सभी लोग जानते हैं कि ये देखो उत्तरा तो कोई मतलब है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रांत, रामकृष्ण प्रदेश ऐसा तो कोई था नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कौन सा था, संयुक्त प्रांत। क्या नाम था, 1937 से 1950 तक इसका क्या नाम था। बिल्कुल, तो आप सभी लोग जानते हैं संयुक्त प्रांत नाम था। आप सभी लोग जानते हैं ये कब 12 जनवरी 1950 को इसका क्या नाम पड़ गया। आप जानते हैं 12 जनवरी स्वतंत्र भारत के बाद, जब स्वतंत्र हुआ भारत, तब इसका क्या नाम पड़ा, उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया। क्या पड़ गया, इसका नाम क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश। तो ये सारी जानकारी आप सभी को याद रखना है और नोट करके लिख भी लेना है। क्लियर है भैया यहां तक। बिल्कुल, चलो चलो, हाँ जी जी, तो ये ध्यान देंगे, इतनी बात आपको याद रखना है। क्या 37 से 50 तक क्या नाम रहा, संयुक्त प्रांत नाम रहा। इसके पहले इसे अवध के नाम से भी जानते थे। 37 के पहले किस नाम से, अवध के नाम से भी जानते थे, लेकिन 37 के बाद से 1950 तक उत्तर प्रदेश। कब 12 जनवरी 1950 को किस नाम से जाना गया, उत्तर प्रदेश नाम से जाना गया। और आप लोग यह भी जान लीजिए कि यह 24 जनवरी 1950 को इस उत्तर प्रदेश को, कब 24 जनवरी 1950 को, ये सारी चीजें याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को इसे क्या, भारतीय संघ राज्यों में क्या कर दिया गया, भारतीय संघ राज्यों में सम्मिलित कर दिया गया। भारतीय संघ राज्यों में क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। तो ये सारी चीजें देखो, जो आप उत्तर प्रदेश वाले हैं वो सभी लोग इस चीज को एकदम रट लेंगे, एकदम भूलना नहीं है। अब पूछ ले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। ये चीजें आप लोग नहीं भूलेंगे। क्लियर है, बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बात आ गई है, जल्दी जल्दी से बताओ कहां पर कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। बिल्कुल, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का क्या है, कैलाश मेला है। तो यहां पर एक बात ध्यान देना, एक तो आपको दो चीजें यहां के याद करना है, एक कुंभ मेला उत्तर प्रदेश का और एक कैलाश मेला। ये दो महत्वपूर्ण मेले हैं। तो जो कुंभ मेला है आप सभी लोग जानते हैं इलाहाबाद में कहां लगता है, प्रयागराज में। कहां पर, कुंभ का मेला। अगर आपसे पूछ ले कुंभ का मेला कहां लगता है, कुंभ सबसे बड़ा मेला है, आप सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा, कुंभ मेला। कुंभ मेला कहां पर लगता है, तो आप कहेंगे सर जी प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदल चुका है, आप सभी को पता है क्या हो गया है, प्रयागराज कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। क्लियर है भैया, बिल्कुल ठीक है। चलो यहां चलो देखो भैया, आगे देखते रहो। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या है, कुंभ मेला कहां लगता है, प्रयागराज में। कहां पर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। तो आगे ये बात ध्यान देने कहा गया है, हमसे पूछा गया शिव के सम्मान में कैलाश मेला। तो जो कैलाश मेला है ये भैया कहां लगता है, आगरा में लगता है। और आपको पता है एक सावन का महीना होता है, क्या होता है, हिंदी का जो कैलेंडर है उसमें एक सावन का महीना आता है। और ये कहा जाता है सावन महीने के, ध्यान देना, सावन महीने के कब लगता है मेला, तो ध्यान देना सावन महीने के तीसरे सोमवार को। कब लगता है, सावन महीने के तीसरे सोमवार को ये लगता है। सावन महीने के
तीसरे सोमवार को यह आयोजित किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आपको पता है उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ये चीज भी ध्यान देना है। और उत्तर प्रदेश में एक बात और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नहर क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा नहर आता है। तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी चीजें हैं ध्यान देना। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर क्या होता है? सबसे बड़ा जो नहर है क्या है? सबसे बड़ा नहर। तो सबसे बड़ा नहर जो है कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा है? शारदा नहर है। कौन सा है भैया? शारदा नहर है। इस सब चीजों को ध्यान देना है। और उत्तर प्रदेश की एक बात और याद रखना है, क्या आपको पता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ठीक है, आज आपका जीएस के इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे बुलाते हैं आपके मैथ के प्रकांड विद्वान प्रतीक सर को, और आओ देखते हैं आज के मैथ के प्रश्नों को। तो लो भैया, आज आपके मैथ के सर उपस्थित हो चुके हैं, फटाफट देखते रहो। ठीक है, आप आइए तो। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। देखिए, अभी तक आप सभी लोग पढ़ रहे थे जीएस के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मैथ के जो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कुछ छोटे प्रश्न और सरल हैं, चलिए इनको देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है और भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। तो भूखंड का जो है परिमाप कह रहा है, बता दीजिए आप। ये आयताकार दिया गया है। अगर इसकी लंबाई को जो है हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई 3x हो जाएगी। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से क्या है? 3 गुनी है। इनका क्षेत्रफल दिया गया है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां हो जाएगा x इंटू 3x, और ये प्रेजेंट करता है 768 को। अब यहां से आप देख पाएंगे ये हो जाएगा जो है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 768। अब x स्क्वायर ये जाएगा, इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। 768 जो है भाग करेगा, अगर 3 भाग करेगा 768 में तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और उसके बाद यहां 18 हो जाएगा, 3 छक 18। तो x का मान यहां से हो जाएगा 256 का वर्गमूल जो है वो 16 होता है। अगर x की वैल्यू 16 आ गई, अब उसके बाद कह रहा भूखंड का परिमाप आप बताइए। तो इसका आयत का परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप हमसे पूछा गया है। तो परिमाप हम लोग जानते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई की वैल्यू अगर चौड़ाई 16 आ गई तो 16 तिया 48, लंबाई 48 हो जाएगी। और चौड़ाई कितना दिया गया है? 16। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए और 2 से गुणा करा दीजिए। ये हो जाएगा 8 6 14 के 4 हासिल 1, और ये हो जाएगा 4 2 6, और 64 दूना 128 हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 128 मीटर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये आप सभी के सामने जो है अगला क्वेश्चन पेश है। इसका आप सभी लोग जवाब दें। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का जो है जवाब दीजिए। कह रहा है 5 अंकों की हमें एक संख्या दिया गया है। ये दिया गया है 247x। ये 5 अंक की एक संख्या दिया गया है जिसमें चौथे अंक पर x दे दिया गया है। कह रहा है 44 से विभाजित होती है तो कौन सा
जो है अंक x के स्थान पर होगा, ये हमें बताना है। ये 5 अंक की संख्या अगर 44 से विभाजित होती है तो आप सभी लोग जानते होंगे, अगर कोई भी संख्या 44 से विभाजित होती है तो ये देखिए 247 और x दिया गया है और इंटू 8, मतलब ये 5 अंक की संख्या है। जो संख्या 44 से विभाजित होगी तो 44 को अगर हम लोग तोड़े तो 4 और इंटू जो है 11 के पद में टूट जाएगा। मतलब इसमें जो है 44 से विभाजित होने के लिए संख्या 4 और 11 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 4 और 11 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते होंगे 4 से विभाजिता का नियम क्या है। 4 से हमारा विभाजिता का नियम है कि अंतिम के 2 अंक 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होने चाहिए। अगर हम इसके स्थान पे x के स्थान पे 1 रखेंगे तो अंतिम का अंक हो जाएगा 18, जो कि 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अगर यहां हम जो है 2 रख देते हैं तो 4 सते 28, हाँ ये जो है कट जाएगा 4 से पूर्ण रूप से 2 रखने पर। अगर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 38, जो कि 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। अगर 4 हम लोग रखते हैं तो हो जाएगा 48, जो कि 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अर्थात हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अब यहां 11 से चेक करते हैं तो 11 से विभाजिता के नियम है कि विषम अंकों पर आने वाली संख्याओं का योग माइनस सम अंकों पर आने वाली संख्याओं का, विषम अंक पर आने वाली जो है विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान पर आने वाले अंकों का अंतर या तो 0 हो जाए या तो 11 से विभाजित हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 7 2 9 और 9 8 होता है 17 हो जाएगा विषम स्थान पर, और सम स्थान पर यहां 4 है और 4 x के स्थान पे क्या रखेंगे। अगर देखिए अगर 2 रख देते हैं तो 4 2 हो जाएगा 6, अगर 6 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 11, जो कि ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग बी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद जो है इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, आप सभी लोग कह रहा है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करिए और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी लोग दीजिए। कह रहा है 256 के वर्गमूल, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं 256 के वर्गमूल निकालते हैं, ये हो जाएगा 16। फिर कह रहा है 16 के वर्गमूल, अब हम लोग 16 के वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4। फिर कह रहा है इनके गुणनफल ज्ञात करें, तो इन दोनों के गुणनफल हम लोग ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 16 चौका कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। फिर कह रहा है परिणाम जो निकल के आता है उसका वर्गमूल ज्ञात करें, अर्थात 64 का फिर कह रहा है वर्गमूल आप सभी लोग ज्ञात कर दें। तो 64 का वर्गमूल हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अर्थात हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। जी भैया, आप सभी का ये सरल प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, जो कि एकदम सरल क्वेश्चन है आपके। इसका जवाब आप सभी लोग दीजिए। मैराथन की क्लास में अभी आप सभी लोग देख रहे थे जीएस की क्लास को, अब आप देख रहे हैं जो है मैथ की क्लास को। इसमें देखिए एक बार पुनः देख लेते हैं 56 के वर्गमूल, तो 256 का वर्गमूल होता है 16। कह रहा है 16 के वर्गमूल, तो 16 के वर्गमूल 4। कह रहा है इनके गुणनफल का वर्गमूल बताइए, तो इनका गुणनफल हो जाएगा 64 और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके बाद जो है आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए, अगले प्रश्न का आप सभी लोग जवाब दीजिए। कह रहा है 2 कुर्सियां एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सियां और 4 मेज
530 में खरीदी जा सकती हैं। तो एक कुर्सी का जो है हमें लागत मूल्य बताना है, एक कुर्सी का जो है हमें लागत मूल्य बताना है। तो आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए, आप सभी लोग जल्दी इसका जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए इसको बेसिक से ही करेंगे तब भी जल्दी से लग जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 2 कुर्सी 1 मेज, तो एक कुर्सी के दाम को हम लोग जो है एक कुर्सी जो है एक कुर्सी के दाम को x मान लेते हैं, तो 2 कुर्सी का दाम हो जाएगा 2x, और एक मेज जो है तो मेज को y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा +y। दोनों मिला के मिलते हैं 170 में, अर्थात ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। कह रहा है 5 कुर्सी, 5 कुर्सी, एक कुर्सी को हम लोग x माने हैं तो 5 कुर्सी हो जाएगा 5x, और 4 मेज, 4 मेज में हो जाएगा 4y, और ये बराबर किसके हो जाएगा 530 के। तो 530 हम लोग जो है यहां 530 लिख देंगे, ये 530। अब देखिए यहां से हमें किसका मान ज्ञात करना है, कुर्सी का। तो x का मान ज्ञात करना है। जब हमें x का मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, y को हटा देंगे, और y हटाने के लिए समीकरण 1 में 4 से गुणा करा देंगे, इसमें भी देखिए 4 से गुणा करा देंगे, इसमें भी 4 से गुणा करा देंगे, और माइनस करेंगे तो ये 4 दूनी 8 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और यहां देखिए 4x में से जो है 4x हम लोग घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाएगा। अब इज इक्वल टू यहां आप देखिए ये कितना हो जाएगा, अर्थात 117 चौका 68, ये 680 है, ये 680 है। 680 में से 530 घटाएंगे तो 8 में से 3 चला गया तो यहां 5 आ जाएगा, और 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, अर्थात x की वैल्यू इससे ये कैंसिल करेंगे तो 5 बार में जो है 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 50 आ गई। तो एक कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जितने लोग जो है बी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने लोग बी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये देखिए, ये आप सभी का जो है अगला और प्यारा प्रश्न आया है आप सभी के बीच में। ये कह रहा है एक बैंक में 90 जो है 90 रुपया और जो है 53 पैसा का शेष है, और इतना जमा की जाती है धनराशि, और इतना निकाली जाती है, और उसके बाद बोल रहा है शेष धनराशि बताइए। तो ये देखिए इसमें आपको क्या करना है, जितना जमा किया जाता है उसको प्लस कर देंगे, और जितना जो है निकाला जाता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इतना जमा की जाती है इसको प्लस, और इतना निकाला जाता है इसको माइनस। तो आप सभी लोग देखिए इसमें से कितना माइनस में आ जाएगा। यह है हमारा 67 रुपया 14 पैसा, इतना जमा किया जाता है और निकाला कितना जाता है 70 रुपया। 70 रुपया जो है 70 रुपया 16 पैसा निकाल दिया जाता है। आप सभी लोग इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद जितना हमारा आ जाएगा उतना इसमें से क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। जो भी आएगा इसका आंसर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग ये काम कर लीजिएगा, इसमें से जो जमा की जाती है उसको प्लस करते हैं, और जो निकाला जाता है उसको माइनस। अर्थात इसमें बैंक में इतना पैसे जो है डाले गए हैं, इतना पैसे जमा किए गए, इतना निकाले गए हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप सभी लोग में जोड़ घटा के जो है करिएगा। चलिए इसके बाद आपको ये अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश है, इसको आप करिए। बेहद आसान और सरल प्रश्न है। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 दिया गया है। कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है,
तो छोटी संख्या आप बताइए। आप एक काम करिए, छोटी संख्या को जो है, छोटी को हम लोग क्या मान लेते हैं, छोटी को x मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 गुने से 2 अधिक है, अर्थात 2 गुने से 2 अधिक है। ये हमारी जो है संख्या आ गई। अब ये कह रहा है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं अर्थात पहली संख्या, इसके लिए रूल जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये इक्वल होता है लासा गुणे माशा के। अब ध्यान से देखिए, पहली संख्या जो है छोटी संख्या x है, दूसरी वाली 2x + 2 है, और इसमें कह रहा है लासा इसका कितना है, अर्थात लासा 72, और ये कितना दिया गया है, लासा और मासा कितना दिया गया, 2 और 72 दिया गया है। जो है मासा 2 है, लासा 72 है, लेकिन करना तो गुणनफल है। इसका गुणा अंदर करा देंगे, हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा जो है 2 गुणे 72। अब देखिए 2 से सब में डिवाइड आप कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + x, और इधर 72 बचा, इधर ले आएंगे तो -72 = 0। ये एक समीकरण आ गया, इसको हमें सॉल्व करना है। छोटी संख्या बोल रहा है x² + x - 72 को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो प्लस जो है किस में तोड़ देंगे, +9 और -8 में जो है तोड़ देंगे। देखिए 9 में से 8 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा -8 9 72, और जो है x लगा के ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, ये इसका गुणनफल हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। x = -9 जो कि माइनस में आंसर नहीं होता है, x = 8 हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है हम लोग आज की क्लास को, एक छोटी सी क्लास केवल थी, यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे दूसरी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट। क्लास को खूब जो है शेयर करें आप सभी लोग। आप सभी लोगों का जो है इतना प्रेम और प्यार मिला कि इतने दिन में जो है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। इसके लिए आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, हम लोग पुनः मिलेंगे दूसरी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।